हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रेट फार्मा में। आज जिस टॉपिक में मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा वो टॉपिक हम आज ले लेते हैं। वो टॉपिक है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के साथ साथ हम इस क्लास में आपको आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड भी बताएंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ड्रग एंटासिड के लिए की तरह यूज होते हैं और हमारे जो एसिडिटी पेट में हो जाती है, स्टोमच में हो जाती है, उस पार्टिकुलर को ट्रीट करने में सहायक होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे इस क्लास में जो भी आपको इस क्लास में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर उससे कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए ठीक है, आइए हम इस क्लास में आपको डिस्कस करते हैं एंटासिड। आज के टॉपिक मेंशन कर लीजिए एंटासिड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटासिड क्या होता है, कैसे हम एंटासिड को पार्टिकुलरली डिफाइन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटासिड होता क्या है। तो सबसे पहले एंटासिड का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगेंस्ट एसिड, अगेंस्ट एसिड। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि पार्टिकुलरली ऐसे ड्रग, ऐसे हमारे प्रिपरेशंस जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करें, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एंटासिड कहेंगे। देखिए सबसे कॉमन और सबसे छोटा डिफिनेशन ये हो गया कि ऐसे ड्रग जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करें उसे हम क्या कहेंगे, एंटा एसिड के नाम से जानेंगे। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटा और एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंटासिड को डिफाइन कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर हम एंटासिड को और डिफाइन करें तो जनरली ये क्या होता है, बेस होता है। इट्स जनरली अ बेस। क्या है, एक बेस है। एंटासिड जितने भी होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेस साल्ट होता है। क्या होता है, बेस साल्ट। ओके, तो इस चीज को मेंशन करिए। जितने भी एंटासिड होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जनरली एक बेस हो सकते हैं या फिर बेसिक साल्ट्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे, अगर हम उनको ड्रग के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हेल्प टू, क्या करेंगे, हेल्प टू न्यूट्रलाइज द स्टोमच एसिडिटी, स्टोमच एसिडिटी। हमारे अगर स्टोमच में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। या आप कर सकते हैं कि स्टोमच में जो एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज करते हैं। बहुत सारे मार्केट में प्रिपरेशन प्रेजेंट हैं जो एंटासिड के नाम से बिकते हैं, आप उनको बाय भी करते होंगे। वही पार्टिकुलर प्रिपरेशंस को बनाने के लिए कई सारे हम कंपाउंड्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, कई सारे केमिकल्स हम मेंशन करेंगे जो हम एंटासिड को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसको भी आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरली, मैंने ये चीजें आपको बता दी, ये क्या होते हैं, जनरली बेस होते हैं या फिर बेसिक साल्ट होते हैं मेनली, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं आपकी स्टोमच एसिडिटी को। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, अगर यूज भी देखें तो आप अगर सीधे से लिख सकते हैं, इट्स यूज कहाँ भी यूज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या फिर एसिड इंडाइजेशन है तो उससे आपको रिलीफ देने का काम एंटासिड करेंगे। इट यूज टू रिलीव एसिड इंडाइजेशन। ठीक है, आपको रिलीफ देने का काम करेंगे एसिड इंडाइजेशन में। ठीक है, उस केसेस में आप इनका एंटासिड के प्रिपरेशन जो भी मार्केट में मौजूद हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और अगर और भी जैसे अपसेट स्टोमच में अगर सेटिंग जो है स्टोमच की स्टैंडर्ड जो है, स्टेबिलिटी जो है, अगर वो गड़बड़ हो गई है तो सेट स्टोमच को भी यूज में आ सकते हैं। वहाँ पे भी स्टोमच को स्टेबल करने के लिए, स्टोमच के इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए आप एंटासिड का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आप अगर आपका स्टोमच
पास शोर हो गया है काफ़ी, तो उसको भी एक तरीके से यूज़ आप एंटासिड कर सकते हैं, जिससे वो पार्टिकुलरली आपकी स्टोमच के इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकता है। और भी हर्ट बर्न में भी इसका यूज़ आप पार्टिकुलरली कर सकते हैं। ये सब एंटासिड है, एंटासिड की प्रॉपर्टीज हैं, आप कर सकते हैं। एक तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं एंटासिड का। आइए और डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंटासिड को हम कई भागों में, एंटासिड कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं, आइए उसको भी मेंशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं मेनली कि एंटासिड को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो एंटासिड जो मेनली 3 भागों में क्लासीफाई कर देते हैं एंटासिड को। ठीक है, आपके लिए पहला है सिस्टमिक एंटासिड, दूसरा क्या है नॉन सिस्टमिक एंटासिड, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में ये चीजें डिस्कस की हुई हैं, आज इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरीके के हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड, और तीसरा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एंटासिड, कॉम्प्लेक्स एंटासिड। ठीक है, तो ये आपके 3 एंटासिड, सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड और कॉम्प्लेक्स एंटासिड। अब एक एक करके जानेंगे कि सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स एंटासिड क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है। तो ये जो सिस्टमिक एंटासिड होता है, ये मेनली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, इट्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, मतलब यहाँ सिस्टमिक लिखा हुआ है, तो सिस्टमिक का क्या मतलब समझ रहे हैं आप, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनका यूज किया जा सकता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो है सिस्टमिक एंटासिड है वो वाटर सॉल्युबल होगा। वाटर सॉल्युबल क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं इट्स एब्जॉर्ब, absorb in systemic circulation। ठीक है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम और डिस्कस कर लें, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके साथ साथ और भी अगर हम डिस्कस करें, और यूजुअली कहाँ, गट में, जीयूटी गट में ये पार्टिकुलरली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए कहाँ पे, ठीक है, वहीं पे। और सिस्टमिक एंटासिड का भी मैं एग्जांपल भी इसमें कुछ ले लूं, अगर कहिए तो एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। सिस्टमिक एंटासिड में कौन कौन से पार्टिकुलरली आ सकते हैं, तो मेनली हम बात करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूज कर सकते हैं इसमें, सिस्टमिक में मेंशन कर लीजिए अगर आप करना चाहें तो, कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ साथ और भी बताइए, बोलते जाइए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है सिस्टमिक एंटासिड के रूप में। आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आप सिस्टमिक एंटासिड भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट भी यूज में आ सकता है। पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट कर लीजिए, सोडियम सिट्रेट, ठीक, पोटेशियम सिट्रेट, ये सब के सब जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब के सब सिस्टमिक एंटासिड के एग्जांपल है। और भी कई सारे एग्जांपल, सोडियम एसिटेट भी आप सिस्टमिक एंटासिड में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नॉन सिस्टमिक एंटासिड में मेंशन कर लेते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड क्या होता है, ये एंटासिड ये आपके गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं इसमें सेम यही टर्म रहेगा, आप कर सकते हैं नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, ये पार्टिकुलर आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा इन गट। ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, और ये क्या करता है, ये मेनली डज नॉट इंटरप्ट एसिड बेस बैलेंस। सबसे मेन प्रॉपर्टीज है इसकी, ये आप लिख सकते हैं डज नॉट इंटरप्ट the acid
बेस बैलेंस इन आवर बॉडी। ये इंटरप्ट नहीं करता है एसिड बेस बैलेंस को हमारी बॉडी में। सबसे बेटर प्रॉपर्टीज हैं आपकी नॉन सिस्टमिक एंटासिड की, आप डिफाइन भी इसको कर सकते हैं। और अगर इसका एग्जांपल मैं दूं तो क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में, आप मेनली लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ एल्युमिनियम फॉस्फेट, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉस्फेट भी आप नॉन सिस्टमिक एंटासिड में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटासिड। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स एंटासिड, इसको भी मेंशन करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ सकते हैं, पार्टिकल कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एंटासिड में आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए क्या, इसको भी पढ़ा, इसको भी पहले बता चुका हूं, मैग्नेट, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या, एल्मा, एल्मागेट्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, ठीक है, GATES है, सॉरी ES, ठीक है, एल्मागेट्स, ठीक। उसके साथ साथ हाइड्रो मेंशन करिए, हाइड्रो, उसके आगे जल्दी बोलिए, हाइड्रोटेट्रेट, ठीक है। ये पार्टिकुलर आप मेंशन कर सकते हैं, ये तीन नाम है, ठीक है। इन तीनों नाम को आप कॉम्प्लेक्स एंटासिड में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसमें थोड़ा सा और ब्रीफ करें आपको, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड के दो भागों में आप डिवाइड को कर सकते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड को एक, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड को आप जब दो भागों में डिवाइड करके यहाँ करते हैं, तो एक बफर, आप पार्टिकुलरली इनको दो भागों में कर सकते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड को ये दो भागों में डिवाइड है, एक बफर और दूसरा नॉन बफर, ठीक है। बफर और नॉन बफर, ये दो पार्टिकुलरली पॉइंट्स हैं जो आप नॉन सिस्टमिक एंटासिड में बफर एंटासिड और नॉन बफर एंटासिड मेंशन कर सकते हैं, ठीक। इस पार्टिकुलर एंटासिड इन द केस ऑफ बफर आप लिख लीजिए, लिमिट द राइज इन पीएच, आप लिख सकते हैं लिमिट द राइज इन पीएच। अगर इस एक पार्टिकुलर बफर सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसमें लिमिट होगा राइज इन पीएच ऑफ कहां पे, गैस्ट्रिक, कहां पे हो सकता है, पीएच इन द गैस्ट्रिक, या फिर ऐसे कंटेंट में जहां पे पार्टिकुलरली बॉडी जो बैलेंस है वो न्यूट्रलाइज का कंडीशन है, बिलो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक के जो कंटेंट्स हैं वो पार्टिकुलरली टू बिलो न्यूट्रलाइज, आप मेंशन कर लीजिए, टू बिलो यहां पे क्या है, बिलो न्यूट्रलाइज से बिलो होना चाहिए, जबकि इन द केस ऑफ नॉन बफर में यहां पे सेम लिमिट द राइज इन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट टू द बिलो न्यूट्रलाइज इस कंडीशन में था, तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन बफर में एबव न्यूट्रलाइज, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपको मैंने मेंशन कर दी इन द केस ऑफ नॉन सिस्टमिक एंटासिड, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आइडियल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है एंटासिड की, उसको भी एक बार मेंशन करते हैं। तो अगला पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। एंटासिड के कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। एंटासिड की क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर सकते हैं, तो कुछ आइडियल
प्रॉपर्टीज थे। आइडियल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज होती है जो अगर एक एंटासिड के पास हो तो उसका एक्शन जो होगा, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत बेहतर होगा, काफी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। और जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेहतर होगा तो पेशेंट कंप्लायंसेस लगातार क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और जिससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, दुकान भी जो चला रहा है उसको भी फायदा होगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उसके लिए आइडियल प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है एंटासिड की। तो क्या क्या है आइडियल प्रॉपर्टीज, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडियल प्रॉपर्टीज आप मेंशन करिए, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या हो, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, ये सब मेंशन है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत छोटे पार्टिकल्स मौजूद होने चाहिए एंटासिड में, ठीक है। एंटासिड का जब प्रिपरेशन हो रहा है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होने चाहिए, बहुत फाइन होने चाहिए। उसके साथ साथ नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, आप कह सकते हैं नॉट लिबरेट, लिबरेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन उसमें से नहीं होना चाहिए। ये सब आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। और अगर CO2 मेंशन कर रहा है तो वो क्या कॉज कर सकता है, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी कॉज कर सकता है। यहाँ पे इस केसेस में कॉज रीबाउंड एंटासिड, रीबाउंड आप कर सकते हैं हाइपर एसिडिटी, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी कॉज हो सकती है अगर लिबरेशन हो गया तो। उसके साथ साथ नॉट बी ए लैक्सेटिव, लैक्सेटिव नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हैं नॉट बी ए लैक्सेटिव, लैक्सेटिव नहीं होने चाहिए, लैक्सेटिव ना हो। अगर लैक्सेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, क्या होगा, कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन अगर इस केसेस में कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता था, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये आइडियल प्रॉपर्टीज में और देखा जाए तो ये मेनली क्या हो सकते हैं, एक्ट रैपिडली, it should act rapidly, रैपिडली इसका एक्शन होना चाहिए, काफी रैपिड, काफी फास्ट एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ काफी लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आपने एक बार एंटासिड की डोज ली है तो उसको उसकी एक्शन काफी देर तक होनी चाहिए, काफी समय तक होना चाहिए, ठीक है। नॉन टॉक्सिक और पॉलिटेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक पोलरेबल, ठीक है, फ्लोटेबल, ठीक है। इस ये कंडीशंस मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अभी तक 6 कंडीशंस हो गए, ये पूरी आपकी एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज हैं। उसके साथ साथ इट शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कोलाइसिस, सिस्टमिक शुड नॉट कॉज, मेंशन करिए, इट शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कोलाइसिस, ठीक है, सिस्टमिक एल्कोलाइसिस कॉज ना करे, ठीक है। ये मेंशन करिएगा इस सब चीजों को। और इट शुड बी स्टेबल, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इट शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए। आपका जो प्रिपरेशन एंटासिड का बना रहे हैं वो क्या हो, स्टेबल हो, तब आप उनको आइडियल एंटासिड की कैटेगरी में रखेंगे और रेडली अवेलेबल हो, आसानी से अवेलेबिलिटी उनकी हो जाए, ठीक। उसके साथ साथ क्या है कि एब्जॉर्प्शन नॉट
with absorption of फूड। ओके, ये सब टोटल जो है वो आइडियल प्रॉपर्टीज हैं एंटासिड की। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही, और आगे की क्लास में आपको दूसरी चीजें एंटासिड की उस ड्रग के बारे में हम बताएंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। ये क्लास कैसी लगी आपको, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।